क्या आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अब फिक्र छोड़िए, दिशा एसएससी आपके लिए लाया है स्पेशल 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज। इसमें मिलेंगे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है हिस्ट्री से, जो कि बिहार के इतिहास से होगा। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन होने वाला है मंगल पांडे, बाबू कुंवर सिंह, नाना साहेब या तांता टोपे। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये जो है बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा, वर्तमान में जगदीशपुर या भोजपुर जिला कह सकते हैं, तब इसका नाम क्या था? आरा नाम था। एक मिनट, पहले क्या नाम था इसका? आरा। वर्तमान में किस जिला में पड़ता है? ये भोजपुर जिला में पड़ता है। ठीक है। यहाँ के ये जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे। और इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र 80 वर्ष की थी। 80 साल के ये थे। और ये युद्ध के दौरान हाथ में गोली लगने के कारण उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया था। कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये। क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन शासक शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना, सासाराम, मुंगेर या भागलपुर। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सासाराम में। कहाँ स्थित है? सासाराम में। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो एक कृत्रिम झील के बीचों बीच अष्टकोणीय रूप से बना हुआ है। तो पूछेगा ये जो मकबरा है इसका शेप क्या है? तो बोलेंगे ऑक्टागोनल। क्या बोलेंगे? ऑक्टागोनल इसका शेप है, जो कि हिंदी में कहते हैं इसको अष्टकोणीय। अब शेरशाह सूरी ने ही भारत की प्रसिद्ध सड़क जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे कहते हैं जीटी रोड, इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड को बनवाया था भारत में। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और जो है करवाया और रुपया सिक्का चलवाया था। और रुपया में जो है रुपया का जो सिक्का होता है रुपया वाला, वो चलवाया था सबसे पहले किसने? शेरशाह सूरी ने ही चलवाया था उस टाइम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन है पटना, गया, चंपारण या छपरा। कहाँ से शुरू किया था? तो सबसे पहला जो चंपारण सत्याग्रह है वह चंपारण से शुरू किया गया था। कहाँ से? चंपारण से। यह किया गया था वर्ष 1917 में। कब किया गया था? वर्ष 1917 में। नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध जो है ये तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध लगाया गया था। इसमें क्या हो रहा था? इसमें जो है किसान अपने जमीन के 3/20 भाग पे नील की खेती करने के लिए अंग्रेज के द्वारा क्या किया जाता? प्रताड़ित किया जाता। प्रताड़ित, जबरदस्ती इसको 3/20 भाग में इसकी खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। इसी के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से स्टार्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार महात्मा की उपाधि दी। तो इसी आंदोलन के पश्चात सत्याग्रह, जो चंपारण का सत्याग्रह है, इसी के बाद महात्मा गांधी जी को कौन सा टाइटल मिला? महात्मा का टाइटल मिला था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा का टाइटल कब मिला? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद मिला था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन होने वाला है प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली या चंपा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होने वाला है राजगिरी। क्या होगी? राजगिरी होगी। राजगिरी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित शहर था। कितने शहर से घिरा था ये? 5 शहर से घिरा हुआ था ये राजगिरी। और इसका नाम क्या था? पहले ग्रीवराज नाम था इनका। इससे जो है राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित शहर था, जिसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनवाई थी। किसने बनवाया था? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने। किसने बनवाया था? बिंबिसार ने। यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं, बाद में उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाकर राजधानी वहां स्थानांतरित की थी। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि पाटलिपुत्र जो है, सॉरी राजगिरी जो है, ये राजगिरी को राजधानी किसने बनाया था? ये बनाया था किसने? ये बनाया था राजगिरी को जो है अपनी राजधानी बनवाया था हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने। और इसकी राजधानी बदलकर
पाटलिपुत्र राजधानी कौन कर दिया? ये किया था उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन में काल में हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सम्राट अशोक के शासनकाल में। कब हुआ था? सम्राट अशोक के शासनकाल में। यह हुआ था 250 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र। किसने किया था? मोगलीपुत्र ने किया था इसका। यह भी क्वेश्चन आता है। मोगलीपुत्र ने किस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन टिक क्या टिक करेंगे? टिक करेंगे तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। किसने? मोगलीपुत्र ने। अब बात करते हैं इस संगीत के दौरान बौद्ध धर्म के तीसरे ग्रंथ अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया इसी बौद्ध संगीत के दौरान। तो ये भी याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक कब जोड़ा गया? ये तीसरे बौद्ध संगीत के दौरान जोड़ा गया था, अभिधम्म पिटक। ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 5वीं शताब्दी में किया था। और इसे उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड और महायान बौद्ध धर्म कहा गया था। इसको क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहा जाता था। इस विद्यालय की विशाल लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। क्या नाम था? इसकी लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। यह भी आप लोग याद रखिएगा, धर्मगंज। अब बात करते हैं, इसमें जो है 3 मुख्य भवन थे, जिसको कहते हैं रत्नासागर, रत्नाध्वनि और रत्नरंजक। कितने द्वार थे इसमें? 3 द्वार थे। यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें द्वार की अगर बात करें तो 3 द्वार थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन होने वाला है स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू वीर कुंवर सिंह या वासकरियानंद शर्मा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसका? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया था। इसका गठन सोनपुर मेले के अवसर पर किसानों को जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट करने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? कब किया गया था ये? सोनपुर मेला के उपलक्ष्य में। सोनपुर मेला पता है? बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला और भारत का भी सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। इसमें जो है किसानों को जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट करने के लिए किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती बाद में 1936 में लखनऊ में बने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। किसके अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका गठन कब हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का? इसका गठन हुआ था 1936 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? लखनऊ में हुआ था। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, रामवृक्ष बेनीपुरी या गंगा शरण सिंह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य नरेंद्र देव जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। इस पार्टी की औपचारिक गठन कब हुआ था? इस पार्टी की गठन हुआ था 1934 में पटना में। कब हुआ था? 1934 में पटना में हुआ था। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, जबकि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी का मुख्य सचिव था। तो इस पार्टी का सचिव अगर पूछ लिया जाए तो कौन थे? सचिव इस पार्टी के कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत किस वर्ष बना? बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत कब बना था? क्या होगा इसका आंसर?
तो ये बना था 1912 में। कब बना था? 12 दिसंबर 12 दिसंबर को 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई एक और विधिवत रूप से 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत अस्तित्व में आया। ये जो है दिल्ली दरबार कब लगा था? ये लगा था 12 दिसंबर 1911 को। इसी में बात की गई कि बिहार जो है बंगाल से अलग होगा, और बिहार इसी के कुछ दिन के बाद 22 मार्च 1912 को जो है बिहार पूर्ण रूप से किससे? बंगाल से अलग हो गया। और प्रत्येक साल हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड से। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। और बात करें क्या झारखंड का? झारखंड कब अलग हुआ? झारखंड हुआ बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 में। कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 में। इसको भी जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? बिहार में आजाद दास्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने किया था? बिहार में आजाद दास्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने किया था? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागने के बाद नेपाल के हनुमान नगर में जंगलों में छिपकर इस छापामार संगठन का गठन किया था। तो इसका गठन कहाँ किया गया था? नेपाल में। किसमें? नेपाल में किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका जो गठन किया गया था आजाद दास्ता का, इससे पहले जयप्रकाश नारायण कहाँ से भागे थे? तो ये हजारीबाग की जेल से भागे थे, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आजाद दास्ता का इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के संचार साधनों, रेलवे लाइन और सरकारी संपत्तियों को गुप्त रूप से नष्ट करना। क्या क्या काम था इसका? गुप्त रूप से नष्ट करना। किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है रेलवे लाइन हो गया, सरकारी संपत्तियां हो गया, या साधने हो गया। ठीक है, इसको तो प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। किसमें? आजाद दास्ता में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 11। क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस प्राचीन शासक ने की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मानंद। किसने किया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? तो इसका आंसर होगा उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने किया था। उदयन हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु का पुत्र था। किसका पुत्र था? सन ऑफ अजातशत्रु। किसका था? अजातशत्रु का यह पुत्र था। कौन? उदयन। और इसने ही पटना जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर या पुसमपुर था। तो पाटलिपुत्र का अभी का नाम हो चुका है पटना। इससे पहले नाम था पाटलिपुत्र, और उससे भी पहले इसका नाम क्या था? कुसुमपुर। क्या था? कुसुमपुर नाम था। कुसुमपुर था, या एक और नाम था, वो क्या था? इसका नाम था पुसपपुर। क्या था? पुसपपुर। यह भी पटना का ही नाम था पहले का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1922 का अधिवेशन हुआ था? यह बिहार के किस स्थान पे हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गया में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। कितने नंबर का था? 37वां वार्षिक अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे देशबंधु। कौन बने थे? देशबंधु जो है इसके अध्यक्ष बने थे। किसके? 37वें नंबर के जो है राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के। अब बात करते हैं, अध्यक्ष तो बने थे देशबंधु चित्तरंजन दास, और इस अधिवेशन में मतभेद के बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास ने अलग होकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। तो इसी के बाद 1923 में क्या हुआ? मतभेद हुआ, और 1923 में क्या बना लिया गया? 1923 में स्वराज पार्टी बना लिया गया। 1923 में स्वराज पार्टी बना लिया गया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा सभी कंसेप्ट, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं बिहार के किसी भी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयार करते हैं बिहार में, उसके लिए रिलेवेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 13। क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बतख मियाँ का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था?
चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी को जहर दे दिया गया था। तो ये बतख मियाँ जो है देख लिए थे और तभी गांधी जी को मना कर देते हैं ये पीने से। तो इसी के दौरान कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी की जान किसने बचाया था, बतख मियाँ। तो इसका संबंध कहाँ से है, बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं ये, तो ये आते हैं मोतिहारी से। कहाँ से आते हैं, मोतिहारी से। ब्रिटिश नील कारखाने के मैनेजर इरविन ने गांधी के दूध में जहर मिलाकर देने के लिए बतख मियाँ को मजबूर किया था, लेकिन उन्होंने देशभक्ति दिखाते हुए गांधी जी को सचेत कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि इस दूध में जहर है और ना पीने के लिए। अंग्रेज ने इस वफादारी के बदले बतख मियाँ को जेल में डाला और उनकी जमीन जायदाद सब हड़प ली। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 14। क्वेश्चन क्या है, मगध के किस शासक को इतिहास में कौनिक के नाम से जाना जाता है? वो कौन शासक थे जिनको कौनिक के नाम से जाना जाता था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अजातशत्रु। क्या होगा? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अपने मगध का सिंहासन प्राप्त किया था, इसलिए इसको पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? पितृहंता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसी के शासनकाल में राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। किसके काल में? अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीत। क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। किसके काल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक फैक्ट हो गया ये भी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आए थे? प्रसिद्ध पुस्तक जो इंडिका, इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और ये किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है। मेगास्थनीज जो थे ये एक यूनानी थे। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था? राजदूत था। ठीक है। जिसने मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति करती थी, जो 6 अलग अलग बोर्ड में बटी हुई थी। कितने सदस्य? जो मौर्यकालीन की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो 30 सदस्य, 30 मेंबर इसको हैंडल करते थे। और ये 30 मेंबर किस में बटे थे? 6 ग्रुप में बटे हुए थे। ऐसा इसने अपनी बुक इंडिका में लिखा है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 16। क्वेश्चन क्या है, बिहार में अधिवेशन 1937 के बाद गठित प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार में अधिवेशन 1937 के बाद गठित प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, जिन्हें अब प्रधान कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। क्या होगा? मोहम्मद यूनुस। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने से इनकार करने के बाद मोहम्मद यूनुस को 1 अप्रैल 1937 को बिहार के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री, तब प्रधानमंत्री पद कहा जाता था, ये बने थे। कब बने थे? 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को ही बने थे, आज़ादी से पहले ही बने थे। बाद में कांग्रेस की सहमति बनने पर जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के पूर्णकालिक मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली। ठीक है। तो इसके बाद आए थे कौन? श्री कृष्ण सिंह। कौन आए थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है, सीधे सीधे आता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो टिक करेंगे श्री कृष्ण सिंह ही करेंगे टिक। लेकिन अगर आए कि अंतरिम सरकार द्वारा बनाया गया जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे मोहम्मद यूनुस। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 17। क्वेश्चन क्या है, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और किसके बीच बिहार की सीमा पर लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 1539 में किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और किसके बीच? तो ये होगा शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया। तो शेरशाह सूरी क्या रहे? यहाँ विनर रहे। क्या रहे? ये विनर रहे और ये लॉस कर गए। इसके बाद हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई थी। इसी युद्ध के जीत के बाद फरीद खान ने औपचारिक रूप से शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। तो शेरशाह सूरी की जो उपाधि ये शेरशाह सूरी की उपाधि कब मिली थी? चौसा के युद्ध के बाद मिली थी। और इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले का नाम था फरीद खान। क्या नाम था?
फरीद खान नाम था इसका, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने। यह प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में, कहाँ ये? भागलपुर में है ये। एक मिनट, ये जो है भागलपुर में है। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जिले के ये गांव, अगर गांव पूछे तो गांव है अतिचक गांव में स्थित है, भागलपुर के अतिचक गांव में। कौन सा? अतिचक। अतिचक गांव में जो कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बजरियान बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। नालंदा की तरह ही इसे 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने सैनिकों द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया। तो इसे डिस्ट्रॉय कब कर दिया गया? 1193 में। कब कर दिया गया? 1193 में इसको डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था, बख्तियार खिलजी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है बिहार बंधु, द बिहार हेराल्ड, आर्यावर्त, प्रदीप। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बिहार बंधु। क्या था? बिहार बंधु जो है बिहार से प्रकाशित होने वाला यह पहला हिंदी समाचार पत्र था। इस साप्ताहिक समाचार पत्र की एक शुरुआत जो है, शुरुआत वर्ष कब हुआ था? इसकी जो शुरुआत हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। केशव राम भट्ट और मदन मोहन भट्ट द्वारा पटना से की गई थी। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा, मदन मोहन भट्ट, मदन मोहन भट्ट। और एक कौन थे? एक थे राम भट्ट। क्या थे? राम भट्ट। इन्होंने ही बिहार में प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था? बिहार बंधु। जबकि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र क्या था? द बिहार हेराल्ड। अगर इंग्लिश समाचार पत्र पूछे तो क्या हो जाएगा? द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये कब प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1872 में। तो ये याद रखिएगा, पहले हिंदी आया, पहले इंग्लिश, तो पहले आया हिंदी, 1872 में आया। और 1875 में प्रथम इंग्लिश समाचार पत्र आया, द बिहार हेराल्ड। ये आया था 1875 में। बिहार जो हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु, इसकी जो है शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी मदन मोहन भट्ट ने और राम भट्ट ने, दोनों ने मिलकर किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 20। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? किसको किया गया था घोषित? तो ये किया गया था सारण जिले को। किसको? सारण जिले को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, क्योंकि सारण के लोग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इतना उग्र आंदोलन किया था कि वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। आंदोलन के दौरान सारण में समानांतर क्रांतिकारी सरकारें तक गठित कर ली गई, जिससे चिढ़कर अंग्रेज ने इसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। तो ये जो सारण है, इसको किस नाम से जाने जाते हैं? अभी जाने जाते हैं ये छपरा के नाम से। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 21। क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार की किस नदी के तट पर हुई थी? ऑप्शन है गंगा, निरंजना, कोशी या गंडक। किस नदी पे हुई थी? तो ये हुई थी निरंजना नदी पे, या इसको फल्गु नदी भी कहते हैं। ये होती वैशाख पूर्णिमा की रात। किस रात में? वैशाख पूर्णिमा की रात में हुई थी, वैशाख पूर्णिमा की रात में। वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी या फल्गु नदी के नीचे एक पीपल के पेड़, जिसको आजकल कहते हैं बोधि वृक्ष, इसके नीचे हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद ही ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो गौतम बुद्ध का पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था इनका। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ही इनको किस नाम से जाने लगा? गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद निरंजना नदी को ही वर्तमान में समय में फल्गु नदी कहा जाता है, जहाँ हर साल देश विदेश से लोग पितृपक्ष मेला में पिंडदान करने आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि फल्गु नदी और निरंजना नदी दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है?
राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले जो ये किए थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में, इसमें आने का जो न्योता है सबसे पहले किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने ही दिया था। तो ये पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में दिया था, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला कलकत्ता अधिवेशन 1917, लखनऊ अधिवेशन 1916, गया अधिवेशन 1922 या अमृतसर अधिवेशन 1919। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। क्या होगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल चंपारण के मुरली भरवाहा गांव के एक जुझारू किसानी नेता थे, जिन्होंने गांधी जी को किसान की दुर्दशा से रूबरू करवाया था और उन्हें आमंत्रित किया था। गांधी जी की शुरुआत में आने के तैयार नहीं थे, लेकिन शुक्ल जी के निरंतर आग्रह और जिद के कारण वे बिहार आ ही गए। पहले गांधी जी आने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में आ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 23। क्वेश्चन क्या है? वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो विश्व का जो पहला गणतंत्र है, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे, वो वैशाली है। और वैशाली कहाँ है? बिहार में स्थित है। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि वैशाली जो है बिहार की, ये विश्व की सबसे पहला रिपब्लिक है। अब बात करते हैं ये कहाँ स्थापित किया गया था, क्या होगा इसका आंसर? वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवी प्राचीन वाज्य महाजनपद का हिस्सा थे, जिन्होंने इससे पूर्व 6वीं शताब्दी में, कितवीं शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में, 6वीं सेंचुरी में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। वैशाली की इसी पावन धरती पर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि जैन धर्म के जो संस्थापक वो थे कौन? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है? चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? क्या होगा इसका आंसर? चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में रहकर अपना बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा किया था? वो किया था नालंदा में। किसमें किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये जो चीनी यात्री हेनसोंग है, ये किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। ये कहाँ आया था? ये आया था भारत आया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। शासन में भारत आया था और उसे नालंदा में लगभग 5 वर्ष बिताए। उस समय वहां के वो कुलपति थे कौन? शीलभद्र थे। हेनसोंग को उसके यात्रा वृत्तांत के कारण यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो हेनसोंग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसोंग को कहा जाता है। और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। हेनसोंग की पुस्तक क्या है? सी यू की। सी यू की ऐसे लिख देते हैं, सी यू की, आपको याद हो जाएगा। और इंडिका किसकी पुस्तक थी? वो थी मेगास्थनीज की। किसके? मेगास्थनीज की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 25। क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया वो कौन था? वो था बख्तियार खिलजी। और नालंदा ही नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था इसने। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य कमांडर था, जिसने 1193 ईस्वी के आसपास बिहार पर हमला कर दिया। कब हमला किया था बिहार पे? बिहार पे अटैक कब किया था? ये किया था 1193 ईस्वी के आसपास। कब किया था? 1193 ईस्वी के आसपास। अब उसने नालंदा की अमूल्य किताबों की लाइब्रेरी में आग लगा दी थी, जो महीनों तक सुलगती रही, और बौद्ध भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी। इसमें इतने बुक्स थे कि महीनों तक आग चलती रही है। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय की। और यह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 26। क्वेश्चन क्या है? बिहार का जो शौक है, सौरव बिहार, किस नदी को कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन होगा कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी। कोसी नदी जो है तिब्बत, नेपाल के हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत। और तिब्बत कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है?
नेपाल में पड़ती है, यहीं से निकलती है और अपनी धारा जो है रास्ता बदलने की अप्रत्याशित प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है, जो बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है। ये अपना क्या करती है, रास्ता हमेशा बदलती रहती है। और नदी का क्या होता है, उसका फिक्स एक रास्ता होता है, एक पैटर्न होता है, वहां से पानी आता है, उसी रास्ते से होकर जाती है, लेकिन इसका रास्ता फिक्स नहीं है। यह नदी बिहार के कटिहार जिले का के कुर्सिला नामक स्थान के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। तो ये कोसी नदी कहाँ पे गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है कटिहार जिले के कुर्सेला से। कहाँ, कुर्सेला, कुर्सेला कटिहार से ये कहाँ से मिल जाती है, इसके बाद ये मिल जाती है गंगा नदी से जाके मिल जाती है। कौन, ये नदी, ठीक है, ये मान लीजिए गंगा नदी है और कुर्सेला कटिहार में ये जाके गंगा नदी से मिल जाती है। कौन, कोसी नदी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 27। क्वेश्चन क्या है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि नगर किस जिले में स्थित है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, वाल्मीकि नगर। ये किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन ये है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण जिला में। किसमें है, पश्चिमी चंपारण जिला में। यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये किसमें है, भारत नेपाल बॉर्डर पे है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है ना, ये भी याद रखिएगा, नेपाल के बॉर्डर पे है। और यह एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व भी है जो गंडक नदी के किनारे फैला हुआ है। तो किस नदी के किनारे स्थित है, ये गंडक नदी के किनारे स्थित है, ये भी आएगा। और ये किसके लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व के लिए। किसके लिए, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है ये, यहाँ टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। कहाँ की है, दूसरी जो है सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कहाँ की है, सेकेंड टाइगर रिजर्व ये बनाने की घोषणा की है कैमूर जिला में। कहाँ की है, कैमूर जिला में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्या होगा इसका आंसर, किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। अब बात करते हैं, सोमेश्वर श्रेणी की शिवालिक हिमालय का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, 874 मीटर है, 874 मीटर। और यह पहाड़ी क्षेत्र बिहार और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा का निर्माण करती है। यह भी याद रखिएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी जो बिहार और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक बाउंड्री का काम करती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 29। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गंगा नदी बिहार के किस जिले में से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बक्सर। क्या होगा, बक्सर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में, ये मान लीजिए अगर गंगा है तो बिहार को 2 भागों में, एक करते हैं उत्तरी बिहार नॉर्थ बिहार और एक दक्षिणी बिहार साउथ बिहार। इस 2 टुकड़ों में बांटती है कौन, गंगा नदी। अब बात करते हैं गंगा नदी में जो है बिहार के कुल 12 जिले से होकर गुजरती है। तो ये नदी जो है गंगा नदी, ये बिहार के कुल 12 जिलों से पास होती है। कितने, 12 डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। और इसकी सबसे जो लंबी लंबाई है पटना जिला में है, लगभग 99 किलोमीटर में। तो गंगा नदी का जो लंबाई है सबसे ज़्यादा किस जिला में है, पटना जिला में। किस जिला में, तो बिहार की बात कर रहे हैं, पटना जिला में। और ये कितना है, 99 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 30। क्वेश्चन क्या है, बिहार का प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात जो ककोलत वाटरफॉल ये किस जिला में स्थित है। क्या होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन जो चालू हो चुका है, भूगोल का चालू हो चुका है। ये ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये है नवादा जिले में। कहाँ है, नवादा जिले में। ककोलत जो है बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है, बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। किसको, ककोलत को, बिहार का नियाग्रा, ठीक है।
बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। यहाँ पहाड़ी से लगभग 150 से 160 फीट की ऊंचाई पर ठंडे पानी की धारा नीचे गिरती है और गर्मी के दिनों में यहाँ पर्यटकों की भारी जो है भीड़ लगी रहती है और इसका पानी सालों भर प्राकृतिक रूप से ठंडा ही रहता है। क्या रहता है? इसका वाटर हमेशा क्या रहता है? ठंडा रहता है। क्या रहता है? ठंडा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 31। क्वेश्चन क्या है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कांवड़ झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये एक गोखुर झील है ये, और इसका नाम क्या है? कांवड़ झील। ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बेगूसराय में। कहाँ स्थित है? बेगूसराय। कांवड़ झील जो है बिहार का पहला और भारत का 29वां रामसर साइट है। क्या मैं है? एक मिनट। अगर ये बात करें कांवड़ झील, ये बिहार का क्या मैं है? पहला है, बिहार का फर्स्ट है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत का जो है 39वां नंबर का 39वां नंबर का क्या है? इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये 39वां नंबर का क्या है? रामसर साइट है। क्या है? रामसर साइट है ये। इसको भी याद रखिएगा। सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरिया और अन्य ठंडे देशों से हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। किसमें? कांवड़ झील में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्या होगा इसका आंसर? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में क्या स्थान है? 12वां स्थान है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्य की सूची में बिहार का स्थान 12वां हो गया है। यदि केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ ले तो 13वां है। केंद्र शासित प्रदेश को जोड़े तो कितना? 13वां। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 2.86% हिस्सा है इसका। किसके? भारत के क्षेत्रफल में। किसका? बिहार का क्षेत्रफल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 33। क्वेश्चन क्या है? बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? बिहार की जलवायु को किस जलवायु के नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है मानसूनी। क्या कहा जाता है? मानसूनी उष्णकटिबंधीय। मानसूनी भी कहते हैं या उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को CWG और दक्षिणी बिहार की जलवायु को AW कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा। नॉर्थ जो बिहार है और साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, इनकी जो अलग अलग जलवायु के नाम हैं वो कोपेन के अनुसार अलग अलग दिए गए हैं। तो उत्तरी बिहार की जो बात करें, उत्तरी बिहार की जलवायु है, इसका नाम क्या है? CWG। क्या नाम है इसका? CWG। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और साउथ बिहार के जो है ये जलवायु का नाम क्या है? AW। क्या नाम है? AW इसका नाम है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। बिहार के जलवायु को 2 वर्गों में बांटा गया है, नॉर्थ बिहार की जलवायु और साउथ बिहार की जलवायु। नॉर्थ बिहार की जलवायु का नाम क्या है? CWG और साउथ बिहार के जलवायु का नाम क्या है? AW। बिहार में सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से होती है। यह भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 34। क्वेश्चन क्या होने वाला है? बिहार के किस जिले में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पूर्णिया। क्या होगा? पूर्णिया जो है जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को गोल्डन क्या कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फाइबर। ठीक है। यह पूर्णिया और किशनगंज की नमी और अधिक वर्षा वाली जलवायु इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसीलिए सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पूर्णिया में और किशनगंज में। पूर्णिया के बाद अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? किशनगंज। अगर पूर्णिया ऑप्शन में ना होता है तो टिक मारेंगे किशनगंज में। ठीक है। अब देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद पूरे भारत में जूट उत्पादन के मामले में बिहार दूसरा स्थान पे है। क्या स्थान पे है? दूसरा स्थान पे। कौन? बिहार जूट उत्पादन में। और पहले स्थान पे कौन है? वेस्ट बंगाल। ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 35। क्वेश्चन क्या है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा जिला है इसमें? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा किशनगंज जिला। किशनगंज जिला जो है बिहार और नेपाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। ये क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। ये सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ये भी याद रखिएगा।
और इसकी औसत वर्षा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां बड़े पैमाने पर चाय की खेती की जाती है। तो किशनगंज जिला में किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती की जाती है। किसकी? चाय की खेती की जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये एकमात्र जिला है जहां चाय का उत्पादन किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 36। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बिहार में प्रसिद्ध तेल शोध कारखाना जो ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बरौनी। क्या होगा? बरौनी। बरौनी जो है तेल शोध कारखाना बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय जिला में स्थित है। ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? बरौनी तेल शोध कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। यूएसएसआर, तब सोवियत संघ था, ये यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। यहाँ कच्चे तेल की आपूर्ति मुख्य रूप से असम के तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्या? 37। अगला क्वेश्चन ये रहा 37। क्वेश्चन है बिहार में पाए जाने वाले गर्म जल के कुंड हॉट स्प्रिंग मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? गर्म जल के कुंड कहाँ स्थित है बिहार में? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है गया, राजगीर, मुंगेर या सासाराम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राजगीर। क्या होगा? राजगीर। राजगीर के गर्म जल कुंडों में सप्तधारा और ब्रह्म कुंड सबसे प्रसिद्ध है। क्या है? सप्तधारा और जो है ब्रह्म कुंड, ये गर्म जलधारा के लिए प्रसिद्ध है, जहां पानी हमेशा क्या होता है? गर्म रहता है। इन कुंडों के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसमें स्नान करने से ये चर्म रोग हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर के कारण इसमें नहाना क्या होता है? खतरनाक हो जाता है। ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 38। क्वेश्चन क्या है? कैमूर का पठार बिहार के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? कैमूर का पठार बिहार के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र, उत्तरी का मैदान, दक्षिणी का पहाड़ी क्षेत्र या तराई क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी का पहाड़ी क्षेत्र। क्या होगा? दक्षिणी का पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर और रोहतास का पठार प्रसिद्ध विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। इस पठारी के क्षेत्र में चूना पत्थर की भारी प्रचुरता पाई जाती है, जिसके कारण रोहतास में कई सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। क्या है? सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। तो ये भी याद रखिएगा। कैमूर और रोहतास का पठार किससे संबंधित है? ये इसका विस्तार पर्वत श्रृंखला विंध्य पर्वत श्रृंखला, किससे? विंध्य पर्वत श्रृंखला में से है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से। ठीक है। श्रृंखला। चलिए देखते हैं। इस पठारी के क्षेत्र में चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। कैमूर के पठार में क्या पाया जाता है? लाइमस्टोन, जिसको कहते हैं चूना पत्थर, भारी मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 39। क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस जिले में अभ्रक, जिसे कहते हैं मीका, ये इसके मुख्य भंडार पाए जाते हैं? ये बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा गया और नवादा। गया और नवादा में सबसे ज्यादा अभ्रक पाए जाते हैं। ये बिहार का यह दक्षिणी जो बेल्ट है, झारखंड के कोडरमा, या जिसे भारत की अभ्रक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की अभ्रक राजधानी कहते हैं। इससे सटा हुआ है। किससे? झारखंड के कोडरमा से सटा हुआ है गया और नवादा, जहां उच्च कोटि का रूबी अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इससे सबसे ज्यादा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक उद्योग में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिक जो है सामान बनाने में, इलेक्ट्रिकल मटेरियल बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? ये किया जाता है मीका, यानी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 40। क्वेश्चन क्या है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? क्या होगा इसका आंसर? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के उत्तर से दक्षिणी तक कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिणी तक लंबाई है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ,
ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अगर नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी लंबाई है? 345 किलोमीटर। कितनी है? 345 किलोमीटर। और वहीं पूरब से पश्चिम की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर। तो इसको जरूर याद रखिएगा। जो है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। और ईस्ट से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम, इसकी चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। याद रखने की ट्रिक ऐसे भी कर सकते हैं, 3 4 5 याद हो जाएगा। बिहार की बनावट मुख्य रूप से कैसा है? आयताकार है। तो बिहार का शेप अगर पूछा जाए तो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। क्या होगा? रेक्टेंगुलर। ठीक है, आयताकार है, आयत के जैसा है। आयत कैसा होता है? आयत की जो होती है चौड़ाई थोड़ा ज्यादा होता है और ऊंचाई थोड़ी होती है क्या? कम होती है। लंबाई भी कहते हैं इसको, चौड़ाई भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 41 क्वेश्चन क्या है? बिहार में मानसून का आगमन आमतौर पर किस महीने के मध्य में होता है? ऑप्शन है मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जून महीने में। किसमें होती है? बिहार में मानसून का आगमन जून महीने में होता है। बिहार में मानसून की एंट्री आमतौर पर 15 से 20 जून में होता है। कब होता है? 15 से 20 जून के बीच होता है। सबसे पहले उत्तरी पूर्वी जिले किशनगंज के रास्ते आती है। तो सबसे पहले कहाँ आती है? किशनगंज। ये भी याद रखिएगा। एक मिनट, किशनगंज सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? किशनगंज जिला में। ठीक है, अब बात करते हैं मानसून के आने से ठीक पहले मई जून के महीना में चलने वाली जो है बेहद गर्म और धूल भरी हवाएं के स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। ये भी याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 42। क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से? तो वो होने वाला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है ये कुल क्षेत्रफल का लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर है। इसका एरिया कितना है? 5228 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बात करते हैं जो घने जंगलों और तराई क्षेत्र में समृद्ध है। इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? बेतिया। तो पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? बेतिया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जिला मुख्यालय, सभी जिला का मुख्यालय जरूर पूछा जाता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेतिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं कुछ और। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के साथ लंबी सीमा बनाता है। जो ये पश्चिमी चंपारण जिला है ये नेपाल के साथ भी क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 43। क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी हम लोग ने 12 जिला कौन सा देखा है? तो 12 जिला पश्चिमी चंपारण। लेकिन सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे छोटा जिला है शिवहर। क्या होगा? शिवहर। इसका क्षेत्रफल क्या है? मात्र 444 वर्ग किलोमीटर। कितना? 444 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सीतामढ़ी जिले से अलग करके बनाया गया है। आकार में सबसे छोटा होने के बावजूद बेहद कम जमीन और ज्यादा आबादी के कारण इसका जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज्यादा है। तो इसका जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है शिवहर का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 44। क्वेश्चन है भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? भीमा बांध जो है अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आंसर होगा मुंगेर जिले में। किस में है? मुंगेर में। यह अभयारण्य खड़गपुर पहाड़ियों के घने जंगल के बीच लगभग 681 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 681 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य। भीमा बांध अपने प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत जैसे ऋषि कुंड और भीम कुंड के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो भीमा वन्यजीव अभयारण्य में जो कितने कुंड पाए जाते हैं? 2। और ये कितने ये कुंड होते हैं? गर्म कुंड। जैसे कुंड की बात करें तो एक होता है ऋषि कुंड। क्या हो गया? ऋषि कुंड। और एक क्या हो गया? एक हो गया इसका भीमा कुंड। क्या हो गया? भीमा कुंड। और ये दोनों क्या है? गर्म जलधाराएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन 45। क्वेश्चन क्या है? बिहार में
वर्ल्ड सुंदरी किस भौतिक वस्तु का एक प्रकार है? बिहार में वर्ल्ड सुंदरी किस भौतिक वस्तु का एक प्रकार है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है नदी, मिट्टी, पहाड़ी, वनस्पति। तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी का एक प्रकार है। वह सुंदरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर का ही एक रूप है जिसे चूना और रेत की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होती है? चूना और रेत की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पूर्णिया, उसके बाद बात करें सहरसा, उसके बाद पाया जाता है दरभंगा जिसे कहते हैं डीबीजी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, इस क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ गन्ना और मक्का की खेती सबसे अधिक ज़्यादा होती है। किसमें? बल सुंदरी मिट्टी में गन्ना की खेती और मक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 46। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बिहार राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? बिहार राज्य की बॉर्डर कितने राज्यों से लगती है? भारत के कितने राज्यों से लगती हैं? तो ये लगता है 3 राज्यों से। कितने? 3 राज्यों से। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, यो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। जबकि इसके पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ लगाता है पूर्व में, फिर लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ लगाता है पश्चिम में, और दक्षिण में लगाता है झारखंड के साथ। किसके साथ? झारखंड के साथ। अगर बात कर दे नेपाल किधर लगाता है, तो नॉर्थ में। उत्तर में कौन नेपाल लगाता है? नेपाल के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन नेपाल कोई हमारा स्टेट नहीं है, तो इसलिए स्टेट कितना होगा? 3 ही होगा। बिहार के कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश से, और 8 जिले झारखंड से, और 3 जिले पश्चिम बंगाल से शेयर करते हैं। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल से कितने? पश्चिम बंगाल से कितने जिले शेयर होते हैं? पश्चिम बंगाल से 3 जिला टच होता है बिहार का। उत्तर प्रदेश से कितने टच होते हैं? उत्तर प्रदेश से 8 जिले टच होते हैं। और जो है झारखंड की बात है, झारखंड से कितने टच होते हैं जिले बिहार के? वो भी 8 होते हैं। ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 47। क्वेश्चन क्या है? बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ सीमा बनाता है कौन? ये बिहार का कौन सा जिला है? ये जिला है कटिहार। क्या है? कटिहार जो जिला है बिहार के दक्षिणी पूर्व कोने पर स्थित है, जहां महानंदा और गंगा नदियों का संगम क्षेत्र बनता है। तो कटिहार क्या है? महानंदा और गंगा का संगम। महानंदा और गंगा, ये दोनों नदी का क्या है? ये संगम है। क्या है? ये संगम है। यहाँ पे आके दोनों मिल जाती है। ये भी याद रखिएगा। इसी तरह बिहार का रोहतास जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्य की सीमाओं को छूता है। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा की बात करें तो बिहार का कौन सा जिला छुएगा? वो छुएगा रोहतास। लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड का कौन टच करेगा? वो टच करेगा कटिहार। ये भी याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 48। जल्दी हम लोग हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार के किस जिले को लीची का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ लीची किसे कहा जाता है? किस शहर को? ये कहा जाता है मुजफ्फरपुर को। किसको कहा जाता है? मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, और इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग किसको मिला है? मुजफ्फरपुर को मिला है। किसके लिए? शाही लीची के लिए। शाही लीची के लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। भारतीय कुल लीची उत्पादन का लगभग 70% मुजफ्फरपुर में ही होता है। कितना परसेंट? 70% होता है। किसमें? मुजफ्फरपुर में। बहुत बड़ी मात्रा है ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 49। क्वेश्चन क्या है? गंडक परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से किस जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? गंडक परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से किस जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा चंपारण और सारण। क्या होगा? चंपारण और सारण में होती है। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की एक संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? ये भारत और नेपाल, इंडिया और नेपाल, ये दोनों के बीच जो नेपाल दोनों की संयुक्त है, दोनों ऐड होके इसको चलाता है, इस योजना को, इंडिया एंड नेपाल। ये याद रखिएगा। और ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसके लिए वाल्मीकि नगर में बैराज बांध बनवाया गया था। इस परियोजना से निकली मुख्य नहरें जैसे त्रिवेणी, तिरहुत और सारण नहर से उत्तर पश्चिम बिहार के लाखों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है।
तो इससे कौन कौन सी नहर निकलती है गंडक परियोजना से? इससे नहर निकलती है, जैसे बात कर लेते हैं त्रिवेणी, क्या त्रिवेणी। उसके बाद बात कर लेते हैं तिरहुत, तिरहुत। और उसके बाद क्या बच गया? उसके बाद सारण। ये तीनों नहर निकलती है और इसके लिए सिंचाई, इससे उत्तर पश्चिम बिहार के लाखों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है। चलते अपने हाफ सेंचुरी वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन क्या होने वाला है? बिहार में पायराट्स का देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह मुख्य रूप से किस जिले में होता है? बिहार में पायरेट्स का जो है देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? यह होता है रोहतास जिले में। कहाँ होता है? रोहतास। पायरेट्स को आयरन सल्फाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन सल्फाइड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FeS। जिसकी इसकी पतली धात्विक चमक के कारण मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। किसको? पायरेट्स को कहा जाता है फूल्स गोल्ड। ये दिखने में सोना के जैसा ही होता है, लेकिन ये होता नहीं है सोना। इसको फूल्स गोल्ड कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। पूरे भारत के कुल पायरेट्स भंडार का लगभग 95% हिस्सा अकेले बिहार के रोहतास जिले के अजमेर क्षेत्र में पाया जाता है। कितना? 95% पाया जाता है, ये भी याद रखें। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 51। क्वेश्चन क्या है? बिहार विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 242, 243, 75 या 40। क्या होगा इसका आंसर? कितने सदस्य होते हैं बिहार विधानसभा में? इसका आंसर होगा 243 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 243 मेंबर होते हैं। इसमें जो होते हैं बाईकैमरल विधायिका होती हैं, यानी द्विसदनीय विधायिका होती है, जिसका मतलब है यहाँ विधानसभा, निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है जिसे कहते हैं विधानसभा, क्या कहते हैं? विधान सभा। और एक को क्या कहते हैं? विधान परिषद। क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। ये 2 लेवल पे होता है, ठीक है। हम बात करते हैं विधानसभा को क्या कहते हैं। विधानसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है। क्या होता है? निम्न सदन होता है, ये निम्न सदन होता है। और विधान परिषद क्या होता है? विधान परिषद जो होता है ये उच्च सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 52। क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे स्वतंत्र भारत के? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। क्या होगा? डॉक्टर श्रीकृष्ण थे स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर श्रीकृष्ण को उनके फौलादी इरादों और नेतृत्व क्षमता के कारण बड़े आदर से बिहार केसरी के नाम से जानते थे। किस नाम से? बिहार केसरी। किसको कहते हैं? डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से इसको जानते थे, है ना। बिहार केसरी के नाम से इसको जाना जाता था। अब बात करते हैं इसके अगले फैक्ट की। अब देखते हैं, वे आज़ादी के बाद से अपनी मृत्यु 1961 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, जो एक रिकॉर्ड है। कितना तक? 1961 तक। ये जो है आज़ादी के बाद से 1961 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 53। क्वेश्चन क्या है? बिहार विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल कितने सीटों की संख्या होती है? ऑप्शन है 40, 75, 243 या 16। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 75 सीटें होती है। कितनी होती है? 75 सीटें होती है। विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है। ये कभी भी भंग नहीं होता है, ये भंग नहीं होता है। और इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने होता है? ये होता है 6 वर्ष का। इसके जो मेंबर होते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर का होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत के केवल 6 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही वर्तमान में विधान परिषद क्रियाशील है। तो इंडिया के कितने? 6 स्टेट में ही विधान परिषद कार्यशील है, जिसका नाम अगर हम देख ले तो क्या हो जाएगा। जैसे बात करते हैं यूपी की, बात करते हैं यूपी में हो गया
उसके बाद बिहार में हो गया, उसके बाद कहाँ हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र में हो गया, MH महाराष्ट्र में हो गया, उसके बाद कर्नाटक में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बात करेंगे, ये हो गया 4। पांचवा का क्या हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया। उसके बाद क्या हो गया, तेलंगाना में हो गया। क्या हो गया, तेलंगाना में हो गया, ठीक है। तो भारत में कुल कितने, अभी 6 स्टेट में ही क्या है, विधान परिषद है। और विधान परिषद कभी भी जो है भंग नहीं हो सकता है, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। और इसके जो सदस्य है, इसके मेंबर, इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 54। क्वेश्चन क्या है, बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। क्या होगा इसका आंसर, बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40 सदस्य जो है सीटा जाता है। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी से कुल कितने 80 चुने जाते हैं। 80 लोकसभा सीटें जो है कहाँ से चुने जाते हैं, यूपी से चुने जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से चुने जाते हैं कितने, 48। कितने, 48। इसके बाद लोकसभा सीटें के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन हो गया, पहले नंबर पे हो गया यूपी, दूसरे नंबर पे कौन हो गया, महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे कौन हो गया लोकसभा सीटें में, तीसरे नंबर पे आ गया बिहार। बिहार की इन 40 लोकसभा जो सीटें में से 6 सीटें होती हैं, हाजीपुर, गया, समस्तीपुर, सासाराम, गोपालगंज और जमुई, ये अनुसूचित SC के लिए आरक्षित है। कितने, इसमें से जो 6 सीट है ये किसके लिए आरक्षित है, SC यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित होती है, ये 40 में से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 55। क्वेश्चन है, बिहार के राज्यसभा में कुल कितने सीटें निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन है 12, 16, 22, 40। क्या होगा इसका आंसर, बिहार से राज्यसभा के लिए कुल कितने सीटें निर्धारित की गई हैं। तो ये होगा आंसर 16 सीटें। कितनी, 16 सीटें निर्धारित की गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती बल्कि राज्य के विधानसभा के जो है MLAs करते हैं। कौन करते हैं, इसको जो मेंबर है इसका चुनाव जनता नहीं करती है, कौन करती है, MLA करती है, ठीक है, MLAs करते हैं। बात करते हैं, राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है जिसके 1/3 सदस्य हर दो जो है हर एक साल में हर 2/3 ये होता है रिटायर होते हैं। इसको कौन सा सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ये अभी हम लोगों ने कहा था उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 56। क्वेश्चन क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को कुल कितने प्रमंडलों में बांटा गया है, कितने डिविजन्स में बांटा गया है। क्या होगा इसका आंसर, बिहार को कुल कितने डिवीजन में बांटा गया है, इसका आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9 डिवीजन में बांटा गया। अब ये 9 डिवीजन कौन सा है, चलिए इसका नाम लिख देते हैं। जैसे हमारा हो गया पटना, क्या हो गया, पटना हो गया। उसके बाद तिरहुत, क्या हो गया, तिरहुत हो गया। उसके बाद बात करें तो हो गया सारण, क्या हो गया, सारण हो गया। उसके बाद बात करें तो हो गया कोशी, क्या हो गया, कोसी। उसके बाद हो गया दरभंगा, क्या हो गया, दरभंगा हो गया। उसके बाद अगला हमारा कौन होगा, अगला जो होगा मगध, क्या होगा, मगध। ये 6 हो गए और 3 और हैं। जैसे हो गया मुंगेर, क्या हो गया, मुंगेर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पूर्णिया हो गया, क्या हो गया, पूर्णिया हो गया। कितने हो गए, क्या 9 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 ही हुआ। एक हो गया भागलपुर आपका, क्या हो गया, भागलपुर। तो कुल कितने डिविजन्स हो गए, 9 डिवीजन हो गए, जिसमें से पहला है पटना, उसके बाद तिरहुत, उसके बाद सारण, उसके बाद कोशी, दरभंगा, मगध, मुंगेर, पूर्णिया और भागलपुर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 57। क्वेश्चन क्या है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। क्या होगा इसका आंसर, बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा, 50% दिया गया।
बिहार जो है, बिहार वर्ष 2006 में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। कब दिया गया? 2006 में दिया गया था। ये 50% आरक्षण देने वाला पूरे भारत का पहला राज्य बना है। ये भी याद रखिएगा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बना है? बिहार। अपना कौन सा? बिहार बना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेट है जो ये 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। अब बात करते हैं इस क्रांतिकारी कदम के बाद बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, जैसे अगर बात करें त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था क्या था? पहला में अगर बात करें अगर पहले की बात करें, एक मिनट, पहला लेवल पे क्या था? पहला लेवल पे था ग्राम पंचायत। क्या था? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। दूसरा लेवल पे क्या था? दूसरा लेवल पे क्या था? दूसरा लेवल पर था पंचायत समिति। क्या था? पंचायत समिति। तीसरे लेवल पे क्या था? तीसरे लेवल पे क्या था? तीसरे लेवल पे था जिला परिषद। कितने क्या है? जिला परिषद है। क्या है? जो कि अभी भी आपको देखने को मिलता है। तो बात करें बिहार की जो पंचायती राज सिस्टम है, कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। कितने? 3 स्तर की है। पहला क्या है? ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है? पंचायत समिति, और तीसरा क्या है? जिला परिषद। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 58 क्वेश्चन क्या है? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? क्या होगा इसका आंसर? कौन थे बिहार के प्रथम गवर्नर? आंसर होगा जय रामदास दौलत रामदास। कौन थे? जय रामदास दौलत रामदास जो है ये बिहार के पहले राज्यपाल थे, गवर्नर थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक बिहार के राज्यपाल का पद संभाला। कब से लेकर बात करें तो 15 अगस्त 1947 से। कब बने ये? 15 अगस्त 1947 में बने थे। और कब तक संभाले हैं? इसका एंड हुआ है 11 जनवरी 1948 में खत्म हुआ इनका टेन्योर। बिहार के राज्यपाल रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद बाद में आगे जाकर क्या बन गए? भारत के राष्ट्रपति बन गए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति है जो इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी जो हैं ये बिहार के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। और उसके बाद कौन? उसके बाद रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद जी, ये भी क्या रह चुके हैं? ये भी बिहार के जो हैं गवर्नर रह चुके हैं। और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 59 क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनने का गौरव किसे प्राप्त है? यानी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राबड़ी देवी जी। कौन बनी थी? राबड़ी देवी जी। वाइफ किसकी थी ये? वाइफ ऑफ लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की ये पत्नी थी। श्रीमती राबड़ी देवी पहली बार 25 जुलाई 1997 को बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी और उन्होंने अलग अलग कार्यकर्ताओं को मिलाकर 3 बार राज्य का नेतृत्व किया। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव की क्या थी? धर्म पत्नी थी। क्या थी? धर्म पत्नी थी। ये कब बना था? ये भी अगर ईयर पूछा जाए तो कब? जुलाई 1997 में। कब? जुलाई 1997 में। अगर डेट याद कीजिएगा तो ये 25 जुलाई आप लिख सकते हैं। 25 जुलाई 1997 में बनी थी, है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे होने वाला है 60 क्वेश्चन क्या है? पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना वर्ष कब थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1916। क्या होगा? 1916 में जो है पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ है। अब बात करें, ये ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी और इसकी खूबसूरती इमारत मुख्य रूप से गौथिक शैली से प्रभावित है। कौन शैली से? इसको जो खूबसूरती है गौथिक शैली से प्रभावित है। गौथिक शैली से प्रभावित है। किसकी? उच्च न्यायालय की। यह भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये पटना हाईकोर्ट है, इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन थे? ये थे सर एडवर्ड मेयार्ड।
डेस्चैम्पस चमियर। बस बहुत लंबा नाम है तो इसका ऐसे याद रख सकते हैं, चमियर, चैम्प्स चमियर, इतना याद रख सकते हैं ना, चैम्प्स चमियर। बहुत लंबा नाम है इनका, तो नाम याद करने में आपको काफ़ी कठिनाइयाँ होगी, तो बस लास्ट का नाम याद रख लेते हैं, जेम्स चैमियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 91। क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रसिद्ध जो है मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है मगध क्षेत्र, भोजपुर क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र या अंग क्षेत्र। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मिथिला क्षेत्र से। किससे? मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। इसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। यह परंपरागत रूप से इसे घर की महिलाओं द्वारा दीवार पे और आंगन में मिट्टी गोबर के लेप पर प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, नील, फूलों का रस से बनाया जाता है। माँ सुंदरी देवी, जगदम्बा देवी और भारती दयाल इस कला शैली का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली प्रमुख कलाकार है। तो इसके प्रमुख कलाकार जैसे देख लेते हैं कौन? महासुंदरी देवी, महासुंदरी देवी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जगदम्बा देवी। क्या देखते हैं? जगदम्बा देवी, ठीक है। अब कौन देख लेते हैं? भारती दयाल। क्या देख लेते हैं? भारती दयाल। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, इस महिलाओं का नाम दिया जाएगा और पूछेगा ये किस पेंटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन टिक कर देंगे, क्या? मधुबनी पेंटिंग से। और मधुबनी पेंटिंग जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह मिथिला के क्षेत्र से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 92। क्वेश्चन क्या है, बिहार का जो है सबसे प्रसिद्ध लोक त्योहार छठ पूजा जो है, ये किस देवता की मुख्य रूप से पूजा की जाती है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भगवान सूर्य और छठी मैया को किया जाता है। ये छठ पूजा जो है कार्तिक मास में होता है। किस में होता है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने में होता है, कार्तिक मास में होता है ना। शुक्ल पक्ष के षष्ठी यानी छठी तिथि को मनाया जाने वाला 4 दिवसीय महापर्व है, जो पूर्ण रूप से स्वच्छता, सात्विकता और प्रकृति की पूजा पर आधारित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसे डूबते हुए सूर्य को अपना अर्घ दिया जाता है और उसके अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। यह भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 93। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यानी सोनपुर मेला बिहार में जो लगता है वो किस नदी के संगम पर लगता है? तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि एशिया यानी भारत हो गया, बिहार भी हो गया, और पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, यह जो है किस नदी पे मिलता है? किस नदी के संगम पे? यह गंगा और गंडक नदी के संगम पे मिलता है। किसमें? गंगा और गंडक नदी के संगम पे। यह हो गया संगम, जहाँ पे आपस में 2 नदी मिलती है उसको कहते हैं संगम। तो ये क्या मिलता है? गंगा और गंडक नदी के संगम पे ये मेला का आयोजन होता है। ये ऐतिहासिक मेला जो है इसे स्थानीय स्तर पर हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। कौन सा मेला कहा जाता है? स्थानीय क्षेत्र पर हरिहर क्षेत्र मेला। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला, ठीक है। अब बात करते हैं जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है ना, यह भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। और बात करते हैं प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य इस मेले से अपनी सेना के लिए हाथी और घोड़े खरीदते थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या खरीदते थे? सोनपुर मेला से क्या खरीदते थे? ये अपने सेना के लिए क्या खरीदते थे? सेना के लिए हाथी और घोड़े खरीदते थे। हाथी और घोड़े खरीदते थे। तो ये बड़ा प्रसिद्ध मेला है। कौन सा? सोनपुर मेला, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन क्या है? लोकनायक के नाम से बिहार के किस प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष 1974 में तत्कालीन सरकार के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कब दिया था? 1974 में जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, है ना। अब बात करते हैं उन्हें वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान
भारत रत्न और 1965 में मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे भारत रत्न कब मिला? 1999 में। और मैग्सेस अवार्ड कब मिला? मैग्सेस अवार्ड मिला 1965 में मिला, ये भी याद रखिएगा। चलते अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 95। क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बेगूसराय सिमरिया में। कहाँ हुआ है? बेगूसराय सिमरिया में हुआ है। दिनकर जी को उनकी अजोसवी और वीर रस की कविताओं के कारण भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है इनको। भारत का राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध रचनाओं में से है जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और रेणुका। देखते हैं अगली स्लाइड पे इसकी प्रमुख रचना क्या है? कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र है इनकी रचना। उसके बाद क्या है इनकी रचना? उसके बाद इनकी रचना है रश्मिरथी। रश्मिरथी है इनकी रचना। उसके बाद क्या है? इसकी रचना है रेणुका। क्या है? रेणुका है इसकी रचना। बात करते हैं उनकी महान कृति उर्वशी के लिए उन्हें वर्ष 1972 में साहित्य जगत का सबसे पहले प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनकी उर्वशी जो है इन्हीं की रचना है। किनके? रामधारी सिंह दिनकर की। और इसीलिए क्या मिला था इसको? इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1972 में इनको मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। चलते अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 96। क्वेश्चन क्या है? विदेशिया और जट जटिन बिहार के किस कला विधि के अंतर्गत बेहद लोकप्रिय हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लोक नृत्य व लोक नाट्य के लिए। किसके लिए? लोक नृत्य और लोक नाट्य के लिए विदेशिया और जट जटिन बिहार में फेमस है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया शैली के जनक भिखारी ठाकुर है। कौन है? विदेशिया शैली के जनक कौन है? भिखारी ठाकुर। इन्हें क्या कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है भोजपुरी का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है इनको। भोजपुरी का शेक्सपियर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अब इसका अगला फैक्ट देखते हैं। बात करते हैं जट जटिन जो है मुख्य रूप से मिथिला और कोसी क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसे कुंवारी लड़की द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कुंवारी लड़की के द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। कुमारी गर्ल लिख देता हूँ। कुमारी लड़की के द्वारा किया जाता है। और महिलाओं द्वारा पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों को दर्शाने के लिए अभिनीत किया जाता है। कौन? जट जटिन। चलते अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 97। क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले में हुआ था? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से ही थे। और किस स्थान से थे? जीरादेई। अब बात करते हैं किस जिला से था? तो ये जिला था सिवान। क्या था? सिवान था। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार आ रहा है। अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 बार इस पद को अपने बनाए रखा। तो ये लगातार कितना बार रहे हैं? लगातार 2 बार रहे राष्ट्रपति, और पहला ही राष्ट्रपति है। 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। कितना? कब से कब? 1950 से लेकर 62 तक रहे हैं। और यह अकेला राष्ट्रपति ऐसा है कि 2 बार लगातार रहे राष्ट्रपति। उन्हें उनकी सादगी और विद्वता के कारण लोग आदर से देश रत्न और अजात शत्रु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं देश रत्न। क्या कहते हैं? देश रत्न कहते हैं। 1 मिनट। देश रत्न भी कहा जाता है और इन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इन्हें 1962 में भारत रत्न दिया गया। इनको भारत रत्न कब मिला? 1962 में मिला था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 98। अब क्वेश्चन हमारा है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म का स्थान तख्त श्री पटना साहिब ये कहाँ स्थित है?
गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तख्त श्री पटना साहिब में। और ये कहाँ स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1966 को इनका जन्म हुआ था। ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं अगले फैक्ट की। यह पवित्र स्थान सिख धर्म के 5 प्रमुख और पवित्र तख्तों के में से एक है। उन्होंने ही आगे चलकर सिख समुदाय के लिए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या स्थापना की थी? खालसा पंथ की। किसकी? खालसा पंथ की। ठीक है। कब किया था स्थापना का खालसा पंथ की? 1699 में। कब किया था? 1699। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये 1999 नहीं है, ये 1699 सॉरी 1666 है। कितना है? 1666 में इनका जन्म हुआ था। और ये खालसा पंथ की जो स्थापना कब किया था? 1699 में किए थे। बात करते हैं इसे पंचकाकार स्थापना की। और पंचकाकार जैसे केस, कंघा, कड़ा और कच्छा और कृपान ये अनिवार्य किए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह, जिसे कहते हैं पंचकाकार। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 99। क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस लोक चित्रकला में मुख्य रूप से सर्प यानी स्नेप का चित्रण और अंग क्षेत्र की कहानियों को दिखाया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मजूसा कला। क्या होगा? मजूसा कला में दिखाया गया है। बात करते हैं मजूसा कला मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिला में मनाया जाता है। कहाँ? भागलपुर जिला में ये फेमस है, जिसे प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र प्रचलित और इसे अंगिका कला या स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेक पेंटिंग कहा जाता है इसको। स्नेक पेंटिंग के नाम से किसे जाना जाता है? मजूसा कला को। ठीक है। अब बात करते हैं इस कला शैली में मुख्य रूप से बिहुला बिसहरी की लोक कथा का चित्रण किया जाता था। और इसमें केवल 3 रंग जैसे गुलाबी, हरा और पीला का ही प्रयोग होता था। इसमें कितने रंग? 3 रंगों का ही प्रयोग होता था, जिसमें एक पिंक हो गया, उसके बाद एक ग्रीन हो गया, उसके बाद क्या हो गया? एक येलो हो गया। ये 3 कलर का ही उपयोग किया जाता था इसमें। चलते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है 100 नंबर का। बिहार के किस महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता को वर्ष 2014 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितना बार? 2 बार सीएम रह चुके हैं। किसके? बिहार के रह चुके हैं। और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 1 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं।